पिछले 17-18 साल से जुड़ी हुई हूँ और स्पेशली आजीविका ब्यूरो में महिला संगठनों के साथ महिला और किशोरियों के काम को देखती हूँ और 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करती हूँ। ठीक है, ज्योत्सना अनिता जी आप परिचय दे दीजिए। सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम अनीता भील है और मैं बांसवाड़ा जिले की रहने वाली हूँ। मैं विशेष प्रवासी श्रमिक महिलाओं के साथ काम करती हूँ पिछले 15-16 साल से। सभी को नमस्ते। मेरा नाम ज्योत्सना डामोर है और मैं कुशलगढ़ थाने में रहकर के प्रवासी महिला मजदूर जो महिला और किशोरियों के साथ होने वाली उनके मुद्दे पर काम करती हूँ। पुलिस थाना कुशलगढ़ में काउंसलर का काम करती हूँ, बैठती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। मेरा नाम नीला है। मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और सज्जनगढ़ ब्लॉक से हूँ। मैं पिछले 2 साल से महिला मजदूर संघ के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ। आप सभी को जिंदाबाद। मेरा नाम टीना है और मैं पिछले 7-8 सालों से महिला मजदूर संघ के साथ में काम को कर रही हूँ और अभी मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कुशलगढ़ ब्लॉक में रहती हूँ। जिंदाबाद सभी को। मैं नीलू हूँ और आजीविका ब्यूरो महिला मजदूर संघ के साथ जुड़कर मैं महिला मुद्दों पर और मैं किशोरी श्रमिकों के मुद्दों पर काम कर रही हूँ। थैंक यू। ये है हमारा टीम। अभी थोड़ा संस्था के बारे में, काम के बारे में मंजू जी शुरू करेंगे, फिर हम आज का सत्र। वेलकम आप सभी का। और आज हम सब संगठन और आजीविका ब्यूरो की जो साथी है उसी के साथ में थोड़ा आजीविका ब्यूरो का परिचय थोड़ा सा ब्रीफ में, क्योंकि आज ज्यादा हम इन साथियों से सुनेंगे। तो आजीविका ब्यूरो लास्ट 2005 से दक्षिणी राजस्थान में काम कर रहा है और माइग्रेंट और इनफॉर्मल वर्कर के साथ ज्यादा मोस्टली काम है, जहां से मजदूर अपना रोजगार के लिए बाहर कमाई के लिए जाते हैं। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन एक हमारा सफर है, जहां से वो लोग काम के लिए निकले और जहां जाके काम करते हैं तो वहां जाके उनके मजदूरों के सुरक्षा, उनके राइट्स, उनकी स्किल और उनके अलग अलग मुद्दों पर आजीविका ब्यूरो काम कर रहा है। तो आजीविका ब्यूरो का मेन फोकस एक तो कि गांव से जो युवा जाते हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको रोजगार से जुड़ाव करवाना। दूसरा काम है कि जब मजदूर यहाँ से काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो मजदूरी बहुत बार अटक जाती है कि जो ठेकेदार वगैरह होता है तो मजदूरी भुगतान नहीं करता है, तो उनको कानूनी और पैरवी सहायता करके लेबर हेल्पलाइन के माध्यम से सपोर्ट किया जाता है। तीसरा है कि हमारा जो सरकार की जो भी सुरक्षा, सरकार की तरफ से जो भी सामाजिक सुरक्षा है, एक्सेस टू एंटाइटलमेंट का बड़ा काम है, तो वो एक जुड़ाव करवाना। एंड एक बड़ा जो काम है हमारा महिलाओं के संगठन बनाना। तो एक ग्रुप ऐसा है कि जिनके घरों से पुरुष माइग्रेट करके जाते हैं, उनकी फैमिली इफेक्टिव होती है कि विमेन्स और उसके पूरा परिवार है, तो उनके जो इश्यूज है, जो बेसिक स्थानीय लोकल गवर्नेंस के साथ के मुद्दे हैं, फिर क्योंकि ट्राइबल होने के नाते जब वो पंचायत और अलग तरह के एंटाइटलमेंट लेने जाते हैं तो उनको एज ए कलेक्टिव जाना पड़ता है, क्योंकि एक अकेला जाएगा तो उनके साथ बहुत इश्यूज हैं। तो एक महिलाओं के संगठनों का काम है, तो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ उनके साथ एक काम किया जाता है। और तीसरा हमारा काम ये है कि जो महिलाएं फैमिली से बाहर जाके मजदूरी के लिए जाती है तो उनका सेफ्टी, सुरक्षा की बात पर हम ज्यादा जोर देते हैं कि जहां काम कर रही है वहां पे वर्क प्लेस हरेसमेंट की बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं है, वहां पे उनको समान वेजेस नहीं मिलते हैं, और जब उनके साथ वायलेंस होता है तो बहुत बार जहां काम करते हैं तो वहां पर उनके लिए एक्सेस टू जस्टिस का कोई माध्यम नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर आजीविका ब्यूरो के साथ महिला मजदूर संगठन काम कर रहा है। स्पेशली बांसवाड़ा में हमने काम की शुरुआत फॉर्मली 2014 से करी थी, और इसलिए करी थी कि बांसवाड़ा एक बॉर्डर एरिया है जहां से
एमपी और गुजरात दोनों बॉर्डर पास में है और वहां से बहुत फ्लो है लोगों का काम के लिए प्रवास करना। तो पूरा का पूरा परिवार प्रवास के लिए जाता है और मोस्टली 3-4 महीना तो ऐसा होता है, मतलब गर्मी जैसे अभी मार्च शुरू हो रहा है, कटाई से शुरू होगा, 4 महीने पूरा का पूरा घर का घर जाएगा और घर मतलब पूरा घर अपना पैक करके, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है कि ड्राई एरिया है, पानी नहीं है, उस समय पीने की पानी की बहुत दिक्कत है। तो पूरा का पूरा घर का घर काम के लिए जाता है, महिला बच्चे, जहाँ पर महिलाओं का डिस्ट्रेस माइग्रेशन है वहां पे महिलाओं और बच्चों की पढ़ाई सफर करती है, महिलाओं को बेसिक सुविधा नहीं मिलती है और कार्यस्थल पर जाके उनको काम करना पड़ता है। तो इसी डिस्ट्रेस माइग्रेशन को देखते हुए फिर आजीविका ब्यूरो ने काम की शुरुआत की और काम का जो मेजर माध्यम है वो महिला मजदूरों के संगठन के माध्यम से शुरू किया है। तो आज हम सुनेंगे हमारे संगठन के साथी से। मैं टीना को बोलूंगी कि हमने बांसवाड़ा में जब काम शुरू किया था, जब हमारे सामने किस तरह के एक्सपीरियंस शुरुआत हुआ और कैसे हमने अपना काम को मजबूत किया। तो ओवर टू टीना। तो आप सभी को जिंदाबाद। मैं टीना हूँ और मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। और पिछले 8 सालों से, जैसे मंजू जी ने पूरे काम को बताया है कि हम लोग कैसे इस काम को आगे लेके बढ़े हैं, तो इस एरिया में जब महिला श्रमिकों के मुद्दों पे जब समझ बनाने लगे हम और हमारी टीम, तो काफी सारे मुद्दे अलग अलग तरह से निकल के सामने आने लगे थे। और इस काम को फिर हम लोग एक पैरवी की तरह देखने लगे कि हम कैसे महिलाओं को, उनके साथ अगर हिंसा हो रही है या उनको जो सामाजिक सुरक्षा योजना है वो अगर समय पे उनको नहीं मिल रही है, या फिर परिवार में उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसमें हम कैसे मदद करेंगे। और तीसरा बड़ा मुद्दा था कि अगर वो प्रवास पर जा रही है तो वहां पर वो खुद को कितना सुरक्षित मान रही है, वहां पर उनके साथ कार्यस्थल पे या आने जाने के सफर में उनके साथ में किस तरह की हिंसा है या क्या मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर हमारी ज्यादातर उनके साथ चर्चाएं होती रही। तो काफी 1-1.5 साल के बाद में हमें सबसे जो बड़ा आंकड़ा निकल के आया था वो महिलाओं के साथ में बढ़ती हुई हिंसा को हमने देखा। और महिलाओं ने बहुत करीबी से हमारे साथ, हमारी टीम, हमारे संगठन की महिलाओं के साथ में साझा किया कि हमारे साथ में इस तरह की हिंसाएं ज्यादा होती है। तो मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि अभी हम जहाँ पर है वो एक बॉर्डर एरिया है, जो कुशलगढ़ है, वो एमपी और गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ एक ब्लॉक है। और हमारा जो काम का विस्तार है जो 7-8 ब्लॉक में, और वो 7-8 ब्लॉक पूरे एमपी और गुजरात बॉर्डर से सटे हुए हैं। और उन ब्लॉक से ज्यादातर लोग बाहर पलायन करते हैं उनकी मजदूरी के लिए, और उनकी आजीविका गुजरात जैसे शहरों से चलती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनके लिए बिल्कुल रोजगार नहीं है यहाँ पर। तो वो पलायन करते, लेकिन वो बहुत मजबूरी वाला पलायन है उनका। और जैसे मंजू जी ने बताया है, परिवार सहित है तो उसमें पति पत्नी और बच्चे भी साथ में जाते हैं। और हमने एक छोटा बेसलाइन किया है, उससे समझा है। और हम जानते हैं हमारे एरिया में, क्योंकि मैं भी उसी समुदाय से आती हूँ, तो एक हमने जो मोटा मोटा समझा है वो 75 के आसपास फैमिलीज प्रतिशत प्रवास है यहाँ का, परिवार सहित जो लोग बाहर जाते हैं। तो हमारे इस पूरे काम और मुद्दों को समझने में और उनके लिए आगे आने में, उनसे बातचीत करने में, उनके हक के लिए लड़ने में हमारी टीम, हमारी संगठन की महिलाओं ने बहुत मेहनत करी और आगे आए। तो कई बार जैसे हमको सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आने लगी थी जब महिलाओं के जो केसेस थे हमारे पास में, जब हम उनको परिवार तक जाकर के उसको समझने की कोशिश किया तो हमें वहां से प्रेशर पड़ा। जब महिला ने चाहा कि मुझे पुलिस में जाना है, मुझे थाने में जाना है, तो वहां गए तो वहां पर हमें पुलिस ने भी बहुत प्रताड़ित किया है ना, कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप कौन हो इस तरह का काम करने वाले, ये परमिशन आपको किसने दी। और हमारे समाज में एक पूरी न्याय व्यवस्था जो बनी हुई है, उसको भांगड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे आदिवासी समुदाय में। तो उनका सबसे ज्यादा प्रेशर था जब शुरू में हमने महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया। तो कई बार हमारी टीम, हमारी साथी थे, उनको कई बार उन पर दबाव पड़ा है ना, नेताओं का दबाव पड़ा,
पुलिस का दबाव पड़ा, कई बार बहुत ऐसे कॉल्स आने लगे कि गाली गलौज भी हमको सुननी पड़ी थी। और 2-3 बार ऐसा भी हुआ कि हमारी टीम में, हमारी ऑफिस तक लोग आ गए हम पे हमला करने के लिए नशा करके, और बहुत प्रताड़ित भी किया। लेकिन हमारी टीम, हमारा संघ की जो लीडर है वो काफी मजबूत बनी रही, क्योंकि सबको पता था, क्योंकि सब उस दायरे से निकल के आए हैं। कहीं कहीं उन्होंने भी पूरा माइग्रेट का एक नॉलेज ले रखा है, उन्हें भी पता है कि हमारे यहाँ की स्थितियां क्या है, महिलाओं की, लड़कियों की। तो एक जो मजबूती थी उसको बनाए रखा, और बहुत महिलाओं ने ठान लिया कि हम एक संघ खड़ा करेंगे, और संघ के माध्यम से फिर हम महिलाओं के मुद्दे क्या है उस पर हम कैसे लड़ेंगे। तो हमारा मजबूत संघ बना है। संघ की एक बहुत अच्छी एक पहचान स्थापित हुई हमारे जिले में, और आज हमारी संघ की जो न्याय कमेटी है वो बहुत अच्छे से इस तरीके के मामलों में पैरवी करती है, और बड़े जोश के साथ करती है, क्योंकि उनको एक पावर मिला, ताकत मिली है काम करने की, एक पहचान मिली है संघ के साथ में। उनके साथ काफी महिलाएं जुड़ चुकी है। और हमें जब सबसे ज्यादा दिक्कत तब भी आ रही थी, पुलिस के साथ में काम करने में हमें बहुत दिक्कत आई शुरू शुरू में। तो हम लोगों ने तय किया कि पुलिस के साथ काम ऐसे नहीं हो सकता है ना, तो उनके साथ मिलके हम कैसे काम कर सकते हैं। तो पिछले 2.5-3 साल होने आ गए हमारा पुलिस के साथ में काम है। हमने सरकार से अथॉरिटी लेकर के हमारे 6 थानों में अभी हमारे काउंसलर्स बैठती है, वही बॉर्डर इलाकों वाले जो थाने हैं उनमें, और वहां पर फिर महिला और किशोरियों की जो भी केसेस आते हैं उसको लेकर हमारे काउंसलर, हमारी संघ की जो न्याय कमेटी बनी हुई वो उस पे बहुत अच्छे से पैरवी करती है, और उनको कैसे न्याय तक ले जाना है, उनका पक्ष क्या है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हमारे साथ में ज्योत्सना जुड़ी है, और वो यहाँ पे कुशलगढ़ थाने की काउंसलर है, और वो भी आपके साथ में उसके काम, उसके जो भी उस चुनौतियां देखी है उसने अपने काम में, और अभी वो कैसे कर पा रही है, तो थोड़ा सा वो उसको बेहतर बता पाएगी कि अभी उनको वो काम को किस तरीके से कर रही है। मैं ज्योत्सना हूँ और महिला मजदूरों के साथ में मैं काम करती हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से मैं महिला मजदूर संघ से जुड़ करके काम कर रही हूँ, और पुलिस थाना कुशलगढ़ में महिला मजदूरों के साथ में, जो महिलाओं के साथ में, किशोरियों के साथ में अलग अलग प्रकार की हिंसाएं होती है, उनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है, और इन केसों में मैं हेल्प करती हूँ, और महिला हेल्प डेस्क में बैठती हूँ। जो हमारे पास में अलग अलग प्रकार के केस आते हैं, जो बलात्कार है, छेड़छाड़ का है, पोक्सो का है, घरेलू हिंसा का है, मारपीट का, मर्डर करना, और अपहरण करके ले जाना, और बंदी बनाकर रखना, इस प्रकार से केस आते हैं। तो एक केस में मैं ऐसा केस बताना चाहती हूँ जो उसमें एक लड़की का केस के बारे में, जो लड़की और लड़का लड़की लड़के को उनके वो केस पहले से ही थाने में आया हुआ था, लेकिन उस केस में हम फॉलोअप के लिए जा रहे थे। तो फॉलोअप के लिए जा रहे थे उसी घर, और वहीं पर ऐसे पूरे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और वहां पर जो जोर जोर से चिल्ला चोट हो रही है, इस प्रकार से हो रहा था। तो हमारा पहुंचना, और वो मतलब हमारे से पहले से ही इस प्रकार से वो कर रहे थे, तो हम वहां पर देखा तो एकदम से जा करके उन लोगों के बीच में घुस गए, और वहां पर लड़की लड़के के साथ में मारपीट हो रही थी, लड़की बहुत रो रही थी, और हम जैसे ही गए हमको पहचान के ने लड़की हमारे पैरों में आके बैठ गई, ऐसे मेरे को मार डालेंगे मैडम, मुझे ले जाओ, ऐसा करो, बचाओ, इस प्रकार से वो बोलने लगी। तो फिर हमने वहां पर, वो लोग भी ऐसे बोल रहे थे उनको के दोनों को मार के हम पेड़ पे टांग देंगे, और तुम कौन होते हो ऐसे बोलने वाले, ने इस प्रकार से हमारे साथ में भी हुआ। फिर हमने उनको बताया, महिला मजदूर संघ के बारे में बताया। फिर उसमें से 1-2 लोग ऐसे थे जो भांगजेड़े थे, वो मुझे जानते थे और थाने में देखते थे, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो सॉरी मैडम नमस्ते, इस प्रकार से वो बोलने लग गया। पहले तो हमको जब बोला कि तुम कौन होते हो ऐसे यहाँ पर हमको मना करने वाले, तुम कहाँ से आए, इस प्रकार से हमको डराया। फिर हमने
जैसे एक दूसरा को बांगदेड़ा यहाँ बार बार थाने में आते रहता है, उसने मेरे को पहचान के फिर नमस्ते बोला और फिर दूसरे लोग वहां मारपीट कर रहे थे, कोई बेल्ट मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था, इस प्रकार से बहुत मारपीट हो रही थी। तो बीच बचाव के लिए हम वहां पर घुस तो गए, लेकिन हमारे साथ में भी ऐसा हुआ। फिर मुझे पहचान के फिर उसने जो लोग चिल्ला रहे थे, मार रहे थे, उन लोगों को बोला कि मत मारो मत मारो। वो सामने से फिर ऐसे बोलने लग गया मत मारो यूं करके। तो वहां से इस प्रकार से फिर उसके बाद में हमने ये हो रहा था तो उनकी मदद करी और हमने पुलिस को फोन लगाया, थाने में फोन लगाया, तो पुलिस की गाड़ी लेने के लिए आई। जब वो लड़की भी बोलती है कि नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मम्मी पापा के साथ में नहीं रहना है, मैडम मेरे साथ में इस प्रकार से मारपीट करी है और बहुत ज्यादा, और आप भी हमें छोड़ के चले जाओगे तो मैं पता नहीं मुझे मार डालेंगे, नहीं जीने देंगे, अभी ये आ गए तो अच्छा हुआ, नहीं तो हम मार देते हमको। इस प्रकार से लड़की हमारे पास में रोई और बोले कि नहीं आप जाओ ही मत, मेरे पास रहो, आप जहाँ जाओगे वहां पर लेके जाओ। इस प्रकार से लड़की हमारे साथ में ही रही और हमको ऐसे बोलती रही, बहुत रोई। फिर उनके मम्मी पापा से हमने बातचीत करी, मम्मी पापा से बातचीत करी तो बोले कि मैडम आप कहाँ ले जाओगे, ये लड़की हमारी है तो हमारे पास में रहेगी, आप कहाँ ले जाओगे, ऐसे करके फिर मम्मी पापा भी बोलने लगे। फिर उनको भी हमने समझाया कि लड़की बोल रही है कि मेरे को यहाँ पर नहीं रहना, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, हमें मार डालेंगे मुझे, तो आप ही ले जाओ, मैं मम्मी पापा के साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। तो फिर आप इसको जबरदस्ती रखोगे तो लड़की के साथ में कुछ भी हुआ तो फिर इस प्रकार से हमने उनकी काउंसलिंग करी मम्मी पापा की। उसके बाद में फिर थाने में फोन किया तो थाने वाले बोले कि हम तो लड़के को लाना था, हम तो लड़के को ले आए, लड़की तो माँ बाप के घर में ही है तो हम कहाँ ले जाके रखेंगे। इस प्रकार से फिर तो ऐसे फिर थाने में फोन करने के बाद में वो भी बोलने लग गए ऐसे कि हम कहाँ ले जाएंगे लड़की को, वो तो माँ बाप के ही घर में है तो माँ बाप के घर ही रहेगी। तो फिर हमने पुलिस ने मना करने के बाद में डीवाईएसपी को फोन किया, टीम को फोन लगाया, टीना जी को फोन लगाया, नीलू जी को फोन लगाया, फिर बोला डीवाईएसपी को फोन लगाओ। फिर हमने डीवाईएसपी को फोन लगाया। उसके बाद में चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी फोन लगाया, फिर सीडब्ल्यूसी में भी फोन लगाया, फिर वहां से इनके डिप्टी साहब तक भी हमने फोन लगाया। तो फिर इनके ऊपर थाने में फिर वहां से फोन आया और दबाव आने के बाद में थाने वाले फिर लड़की को लेने का फिर हमने लड़की को होम सेटल दिलाया। ठीक है, धन्यवाद। आगे का जो नीलू जी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। थैंक यू ज्योत्सना, आपने बहुत अच्छे से बताया इसमें। बस मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करूंगी कि हमारे जो कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम जो शुरुआत किया है, तो इस तरीके से हम महिला हिंसा और किशोरियों के मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं। तो बहुत सारे चैलेंज हमारे साथियों के सामने आते हैं। इवन हमारी जो लीडर्स महिलाएं संघ से जुड़ी हुई है तो उनके ऊपर भी प्रेशर आता है। जैसे जो बांगड़िया सिस्टम है तो कुछ कास्ट लीडर है, कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं और पॉलिटिकल प्रेशर भी इनके ऊपर आता है। तो इस तरीके के मामले में भी हमारे ऊपर यही चैलेंज था, क्योंकि उनका क्या जो है पीआरआई मेंबर का और जो वर्चस्व वाले लोग थे तो लड़के पक्ष के साथ में जुड़े हुए थे, तो उनको न्याय नहीं मिलने दे रहा था और उनके हमसे आगे से आगे उनके फोन कॉल पहुंच रहे थे। तो मतलब कहीं न कहीं पुलिस भी उसमें ढिलाई बरत रहे थे। तो फिर जब हमारी टीम एक्टिव हुई और तुरंत कॉल पे कॉल किया था सीडब्ल्यूसी को, डिप्टी को, है ना, तो एसपी कार्यालय में भी गया था, तो इतना प्रेशर पड़ा महिला मजदूर संघ का कि उन्होंने तुरंत फिर एक्शन लिया था। इवन इस मामले में सीडब्ल्यूसी के मेंबर से भी जब मेरी बात हुई थी तो कौन सा वाला केस है, अच्छा वो वाला केस, हाँ हाँ हमको पता है, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है फील्ड में। तब हमारी तरफ से जब इस तरीके के केसों में एक्शन लेने लगे तो अभी वो हम लोगों को ये बोलते हैं कि आपके उधर के इलाके में अगर कोई आपके काउंसलर्स आती हैं तो आप उनको बोलो ये पीड़ित प्रतिकार वाले जो फॉर्मेट है वो भरे, उस केस से मिले, उनका फॉलो अप ले। तो अभी इस तरीके से हमारा जो चल रहा है। थैंक यू। थोड़ा मैं ऐड
कर लेती हूँ। तो ये तो संगठन जो फॉर्मल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जो सिस्टम बिठा के रखा है, उसमें ज्यादातर काउंसलिंग के समय पर महिला जो चॉइस लेते थे वो जैसे राशिका ने भी पहले बताया, जो सिस्टम है खास पंचायत है, ट्रेडिशनल जो पंचायत रहते हैं गांव में, बांजड़िया बोलते हैं हम उसको, तो उसमें निपटाने के लिए बोलते हैं। तो उसमें वो ऑप्शन चुनने के लिए महिला क्यों प्रेशराइज होते हैं गांव में, है ना, कि इवन तो फॉर्मल जस्टिस सिस्टम जैसे उसमें भी एक्सेस बढ़ाने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम जैसे ज्योत्सना वो सब बैठते हैं हेल्प डेस्क में, वो होने के बावजूद भी हाउ विमेन आर प्रेशर टू चूज अदरवाइज गांव में, वो थोड़ा जित्री दीदी जो पहले से इसमें काम कर रहे हैं, जैसे संगठन कैसे बांजड़ियों में जाके विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं और उस बांजड़ियों को सेंसिटाइज करने का जो प्रयास है हमारा, वो थोड़ा जित्री दीदी बता सकते हैं ना। तो जित्री दीदी संघ की हमारी एक्टिव लीडर है और हम उनसे सुनते हैं उनके अनुभव और न्याय कमेटी के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने क्या क्या पहल की है, तो जित्री दीदी से सुनते हैं। सबको जिंदाबाद। मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा नाम जित्री मैदा है और मेरा ब्लॉक सज्जनगढ़ है। ब्लॉक में कसावड़ी गांव से हूँ और मेरा गांव मतलब एमपी और गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे और सीमा मतलब सीमा पे है। तो मैं इस महिला मजदूर संघ की लीडर हूँ और न्याय कमेटी की प्रतिनिधि हूँ। मैंने महिला मजदूर संघ की महिलाओं के साथ रह के कई सारे ऐसे मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद की। मैं इस प्रकार से एक महिला की इस प्रकार से एक महिला की कहानी बताती हूँ। जैसे कि उस महिला को 1 साल तक शादी करवाई, तो शादी करने के बाद 1 साल तक उस पुरुष ने रहने दिया। फिर उसको उस घर में बहुत उसके साथ अन्याय करने लगा, पुरुष भी अन्याय करने लगा, सास ससुर सब एक तरफा हो गए और उसको बहुत परेशान करने लगे। तो फिर वो महिला परेशान होकर के ने अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, कभी पुलिस के पास गई नहीं। अब भांजेड़ियों को बताऊं तो भांजेड़िया हमारे समाज में मतलब न्याय करने वाले लोग पुरुष ही होते हैं, महिलाओं को जानते ही नहीं थे। हमारा ये मजदूर संघ की सदस्य और हम लीडर थे, इस तरह से उसको पता चला तो उसने फिर हमको चुना और हमारे पास आई, तो हम उसको थाने तक ले गए और पुलिस के साथ मिल करके उसको साझा करने में उसका सहयोग किया। पहले तो हम खुद को लोग हमारे घर से भी नहीं निकलने देते थे कि तुम पुरुषों के साथ बैठ के क्या न्याय करोगे, महिलाएं तो महिलाएं होकर के घर के अंदर ही रहो, इस तरह से हमको सब कहने लगे। फिर भी हमने हमारे लीडर पहले ये मजदूर संघ के साथ अनिता जी करके कार्य कर रही थी, तो उसको मैंने बताया और फिर उनको लेके हम थाने तक गए। फिर थाने में गए तो पहले तो हमको मतलब उनको रिपोर्ट ली थी, रिपोर्ट देने के बाद फिर हमको उस दिन तो भगा दिया। फिर तारीख बताई, 1 सप्ताह भर के बाद फिर उस महिला को फिर हम लेके गए। इस तरह से हम 2 बार गए, 2 बार भी हमको फिर आज तो नहीं होगा, तुम्हारे भांजेड़िया सिस्टम में करते हैं वो करके ही उस हिसाब से कर लेना, तुमसे क्या बात करें, इस तरह से हमको थाने में भी इस तरह से कहा और भांजेड़ियों ने हमको फिर तारीख बता दी। फिर हम तीसरी बार फिर गए, तब फिर हम 4-5 महिलाएं मिलकर उन भांजेड़ियों के साथ जाकर हमने उस महिला की फिर से रिपोर्ट दी। उसके बाद फिर भांजेड़ियों के बीच में हमारा क्या हुआ वो अनिता जी बताएगी। धन्यवाद। जित्री दीदी ने भांजड़े के बीच में जाके अलग अलग केसों में उनका काफी अच्छा पहल रहा है और वो
कब से हम महिला मजदूर संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो बांग्लादेश सिस्टम की बात करते हैं, दोनों पार्टी रहती है, दो लड़की लड़का तरफ से। तो गांव के हिसाब से 25 से या 30 लोग वहां पर बैठते हैं। फिर उस समय वो एक गोल घेरा में बैठते हैं बांग्लादेश, तो फिर उसमें एक गोल घेरा में बैठते हैं, फिर वही बात करते हैं। फिर जो अगर वो लड़की के तरफ से और लड़का के तरफ से होते हैं, तो वो एक उठ के जाके पूछेगा लड़की को तेरे को क्या करना है, और फिर लड़के की तरफ जाके पूछेंगे। इस तरह से होता रहता है हमारे बांग्लादेश सिस्टम में। तो उस समय फिर हमको लगा उस समय किस तरह से हम पहल कर सकते हैं। तो फिर जाके हम तुरंत जाके बांग्लादेश के बीच में जाके हम 5 महिला जाके बैठे। तब उसको ऐसा लग रहा था, हाँ शर्मिंदा जैसा हो रहा था, ये महिला बीच में आके क्यों बैठी है। फिर जो हमारे पास लड़की आई, तो उसको भी हमारे पास साथ में बिठाई। फिर मैंने बोला आप जो भी निर्णय करना है, ये लड़की बैठ रही है और हम बैठ रहे हैं, आप जो भी कह रहे हैं अपन मिलकर ही बात करते हैं इस तरह से। तो उनको काफी बुरा लगा, और हमको हमारे अंदर से ऐसा हो रहा था, हम शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि 50 लोग बैठ रहे और उसके अंदर हम जा रहे हैं, हमारी महिला जो लड़की है उसके साथ में बैठे। लेकिन उस समय फिर हमने खुद से हिम्मत किया और हम बैठे और हमारी बात वहां पे रख पाए। फिर वो लड़की और परेशान हो रही है, और एक इस लड़की के साथ इस तरह से न्याय नहीं मिलेगा। आज आप 50 लोग यहाँ पे एक तरफा बैठे हो रहे, एक लड़की के लिए बात करनी, तो आपको काफी समस्या हो रही है। आपके घर में माँ बेटी बहन होगी, तो ऐसी समस्या हर समय आती रहेगी। तो अगर इस सही निर्णय लेना है, ठीक निर्णय लेना है, तो हम हमारे महिला मजदूर संघ की तरफ से हम आगे कार्रवाई करते हैं इस तरह से। फिर दूसरी बात, जस्ट हम बैठे तब हमको न्याय में बैठने मिला है वहां पे, और हमारे साथ काफी गलत बुरी हमारे साथ उन्होंने बातचीत करी है। ये महिला 5 महिला आई है, ये तो गांव को बिगाड़ देगी, और दूसरी महिला को इस तरह से बिगाड़ी। इस तरह से काफी हमारे सामने काफी समस्या चुनौतियां आ रही है। लेकिन हमने पहल की, उस महिलाओं के साथ में बैठे और उस महिला को न्याय दिलाया है। उसको 50,000 रुपये सामने से दिलाया। फिर उसके पास 2 हमारे वहाँ पे गहने कहते हैं, गले में पहनने का चांदी का रहता है और सोने के कान के रहते हैं, तो उनके पास ही रहे। वो लड़की अभी बीपीएड का एक उनकी डिग्री कर रही है और अभी पढ़ाई कर रही है, अपने आप खुद से रूम लेके वो पढ़ रही है। तो ये हमारा महिला मजदूर संघ बांगजोड़ो के में जाके बैठने का अभी पहल है, और अभी शुरुआत ही की है हमने अच्छे से। और आगे फिर ये बताऊंगी, जैसे चुनौतियां तो बहुत सारी आ रही है। हर थाने में हम जा रहे हैं, वहां पे उनको लग रहा है ये महिला कहाँ से उठ के आ जाती है, कोई महिला का केस है बांग्लादेश को। तो अभी जैसे हम शुरुआत हमने करी, उस समय तो बांग्लादेश के लिए महिला कहाँ से उठ के बीच में आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम 4 ब्लॉक के हमारा विस्तार है, वहां जाके हम बांग्लादेश के साथ में बैठ रहे हैं, तो उन्होंने उनके साथ बात करते हैं। तो अभी हमारा बांग्लादेश के साथ में अच्छा सा तालमेल है, उनके साथ हम बैठ सकते हैं। वो हमको फोन करके सामने से बोलते हैं कि आपकी महिला 4-5 जो भी हो, आप इस मामले में आके बैठो और जो निर्णय लेना है वो ले सकते हो। इस तरह से अभी हम निर्णय ले पा रहे हैं, बांग्लादेश के बीच में बैठ पा रहे हैं हम, और अच्छे से निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है हमारी महिला का निर्णय लेना है। महिला जो चाहती वो ही निर्णय कर सकते हैं। ये थैंक यू अनिता जी। आई थिंक काफी जो न्याय समिति जो संगठन का काम है, महिलाओं ने इस तरह का वायलेंस का केसेस में करते हैं, वो शायद अनिता जी ने ठीक से बताया। जो अभी तक हम इतने सालों से जो इनफॉर्मल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, जो ट्रेडिशनली चलते आते हैं, हमारा कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें पहले ये सिविल डिस्प्यूट्स में जमीन का हो, इस तरह का डिस्प्यूट्स में निर्णय लेने के लिए बना था। लेकिन अभी हम देखें तो ज्यादातर केस जो बांजड़ियों में आते हैं, जो केसेस है, उसमें पेटिशनर हमेशा महिला होते हैं और द अफेक्टेड पार्टी हमेशा महिला होते हैं। उसमें ज्यादातर जो भी हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा का केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, और उसमें भी मेंटेनेंस का पैसा हो या इवन डिवोर्स चाहिए, तो जैसे जितनी दीदी ने जो केस में बताया, महिला से पूछा जाता है यू वांट डिवोर्स, सो यू पे मी मनी, आई विल गिव यू डिवोर्स, ऐसे। तो इस तरह का केसों में संगठन बहुत ज्यादा एफर्ट लाते हैं, और इस तरह का जब मांग आते हैं जो स्पॉस के तरफ से, तो महिला को जब सामने से पैसा पूछा जाता है, उसमें संगठन इतना एफर्ट लाते हैं कि
बाद में उस पैसा मेंटेनेंस का पैसा भी मिले। जैसे जितनी दीदी जो केस के बारे में बोल रहा था, जो महिला उसमें है वो पेटिशनर है, वो लास्ट में जो पैसा और ये मिला उसे अभी उसका पढ़ाई चल रहा है और वो खुद इंडिपेंडेंटली बांसवाड़ा में ही अकेले रह के एक रूम लेके रह के उधर उसका पढ़ाई चल रहा है। तो उस तरह का मेंटेनेंस का मनी जहां सामने से पूछा था उसमें महिला को मिले, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं। और जो भी सर्वाइवर महिलाएं हैं है ना, जो हमें अप्रोच करते हैं, संगठन को अप्रोच करते हैं, उसको केस के बाद भी पोस्ट रेजोल्यूशन भी सपोर्ट करने का बहुत ज्यादा एफर्ट्स संगठन डालते हैं टू सपोर्ट देम इन एनी न्यू, लेके कुछ नया ट्रेनिंग्स हो, कुछ नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना हो, या इवन ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ये जो पैसा है, कई केस में पैसा मिलने के बाद भी महिला को नहीं मिलते हैं। जितना भी मिला है वो मेरे फादर के पास जाएगा या मेरा ब्रदर के पास जाएगा, मेरे पास मुझे यूटिलाइज करने के लिए या मेरे बच्चों के लिए यूटिलाइज करने के लिए नहीं मिलते थे। तो इस तरह का इंसिडेंट्स में भी संघ का लीडर्स जाके निश्चय करते हैं कि जो भी पैसा मिला है वो मेरे महिला के पास यूटिलाइज करने को मिले पूरा। तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स और भी है, लेकिन अभी मैं रशिका को थैंक यू, आपने इतना क्लियरली समझाया अपना स्टोरीज के थ्रू कैसे आप न्याय देते हैं महिलाओं को बंसवाड़ा और नेबरिंग ब्लॉक्स में। मैं ऑडियंस से पूछती हूँ कि आपके पास कोई सवाल है कि इतना मंजू दी, ज्योत्सना दी, नीलू दी, जिन्होंने भी अपना स्टोरी शेयर किया है, कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस है या कोई कमेंट्स है अपने एक्सपोजर या एक्सपीरियंस से, तो हम अभी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाँ ऋषि जी प्लीज। थैंक यू रशिका, थैंक यू सो मच आप सबका। बहुत ही मजा आया सुन के, और ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जिस तरह से इनिशिएटिव इतने समय से किया है, और ये मतलब क्योंकि अभी तक जो आप लोग काम कर रहे हैं न्याय के लिए, ये अक्सर देखा जाता है कि मतलब एक महिला को कभी नहीं पूछा जाता, और हमारी कोशिश हमेशा थोड़ा सा न्याय को उस तरह से देखने की है कि आप उनसे पूछे जिनके साथ गलत हुआ है। तो ये मुझे देख करके अच्छा लगा कि आप डायरेक्टली पंचायत के साथ काम कर पाए और इतनी बखूबी काम कर पाए कि आप एग्जिस्टिंग जो मैकेनिज्म है उन्हीं के साथ मिलकर के महिलाओं के साथ काम कर पाए। तो बहुत ही उम्दा काम है आप लोगों का, सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं थोड़ा सा ये भी सोच रही थी कि क्योंकि जब आप पंचायत के साथ काम करते हैं और आप बता रहे थे कि पहले तो एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं था, है ना, थोड़ा टाइम लगा, तो वो बनाने में क्या क्या मदद हुआ आपको, क्या क्या मतलब मदद मिली कि आप किस तरह से उनके साथ रैपो क्रिएट कर पाए, क्योंकि अब आप इस स्पेस में कि आपको बुलाया जाता है, वो सामने से आपको बुलाते हैं, आपको पूछते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जर्नी है। तो इस पे अगर थोड़ा सा और कुछ बता सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप लोगों ने केसेस के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ किस केसेस पे आप लोग कितना मदद कर पाए हैं महिलाओं को उस तरह से, चाहे वो डिवोर्स के केसेस हो, मेंटेनेंस के केसेस हो, तो उस पे अगर थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रिया। अनिता जी आप बताना चाहें? हाँ बताऊंगी। जैसे फर्स्ट में बैठने नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एकदम तो नहीं बोल देते हैं, लेकिन अभी जैसे हमारा संघ का थोड़ा दबदबा है, वहां पे 4-5 जो महिला है वहां पे आके बैठती है। अगर हमारे पास केस आ रहा है तो उसे हम डायरेक्ट फोन करते हैं, भाई ये केस है, उसमें किस तरह से बांगड़े करना है, किस तरह से। तो महिला वो बोलती है भाई हमको बांगड़े में जाना है, थाने में जाना है, हेल्प डेस्क पे जाना है। तो महिला आती है, मेरे को तो न्याय व्यवस्था में और हमारे जो पंच के हिसाब से होता है उसी में फटाफट हमारे न्याय व्यवस्था में जाना है। तो इस तरह से काफी उसमें दिक्कतें आती है। एकदम सारे भांगड़े हैं वो एकदम बदल जाए ऐसा नहीं। उसमें अभी 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 युवा पीढ़ी है वो थोड़ा महिला के बारे में कुछ युवा पीढ़ी वो सोचती है, समझती है हकीकत महिला के साथ ये हो रही है। और जो इसे जो पुराने भांगड़े हैं 45 के और
50 के 20 35 के 20 में ही वो है। उनकी सोच जैसे पहले थी वैसी है अभी तक उनके। महिला क्या न्याय कर सकती है, महिला तो ऐसी होती है, महिला झूठ बोलती है, इस तरह से उनके मन में इस तरह से झूठे केस लगाती है। और महिला तो बस ऐसे ही होती है इस तरह से। उनके जिससे मैं बोल 35 से 45 और 50 के बीच में होते इस तरह से उनकी अलग अलग, हम जैसे 50 आदमियों के बीच में बैठते इस तरह की उनकी सोच समझते। लेकिन अभी वाली जो युवा पीढ़ी है उनका थोड़ा बदलाव है, महिला के बारे में वो अपनी आवाजें उठा पा रहे हो। और मैं ये भी कहती हूँ अभी अगर ये युवा पीढ़ी जो समझ रही है थोड़ा बहुत महिला के बारे में, कुछ लोग ऐसे हैं महिला के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अगर उनके युवा के साथ में इस तरह से उनका भी उस बागजेड़ा में इन्वॉल्व कुछ लोग हो रहे हैं, इतने अभी नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको पूछते नहीं है, नए लड़के हैं उनको, तो उनके साथ भी इस तरह से कोई ट्रेनिंग हो जाए या अब लोग कोई कुछ हो जुड़ाव हो जाए तो वो अच्छे से और भी हमारा बहुत ही मददगार होगा। मैं इसमें ऐड भी करना चाहती हूँ कि संगठन बहुत ज्यादा ट्रेनिंग खुद के पर्सपेक्टिव बिल्डिंग पे फोकस करके बहुत ज्यादा उस तरह का वर्कशॉप खड़ा करने का ये सब करते हैं, और खास करके मेल एंगेजमेंट में बहुत फोकस है। जैसे अनिता जी ने बोला, ये जो लोग इनका पार्ट है ना, उनको सेंसिटाइज करने का काम में भी बहुत एफर्ट्स डाला है संगठन ने। और उसमें जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन से शुरू किया था, तो शुरू में हमने जब जेंडर वो शब्द भी हमारे लिए बहुत नया था, वो कॉन्सेप्ट कैसे बताए तो किस तरह का रेस्पॉन्स आएगा, ये सब बहुत डर था पूरा संगठन को भी। लेकिन सिर्फ पुरुषों के साथ लगभग 300 के आसपास जो इस तरह का स्टेक होल्डर पुरुष है, जो यंग भी है, यंग लड़कों के साथ, और जैसे अनिता जी ने बोला जो पुरुष ये सिस्टम के भाग है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो या ये बांझड़िया का पार्ट हो, उनके साथ भी जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग और उस तरह का कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना, इवन डायलॉग मीटिंग सर्कल में बैठ के उस तरह का गांव में अनिता जी बहुत ज्यादा उस तरह का जेंडर सेंसिटाइजेशन सर्कल्स करते हैं। और उसमें भी इन केस 20 पुरुष बैठे हैं तो उसमें अंत तक 5 ही बचेगा, लेकिन अनिता जी बोलते हैं कि एटलीस्ट 5 तो मेरे समझी बात को, उतना ही होगा लेकिन उतना तो करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा उस तरह का एफर्ट डालते हैं। और लीडर्स जो है ना, जैसे जित्री दीदी है, जित्री दीदी के साथ बहुत ज्यादा महिला लीडर्स है अलग अलग ब्लॉक से, बहुत ज्यादा है नंबर्स में। तो सबका भी इस तरह का मुद्दों में, फेमिनिस्ट काउंसलिंग में, फेमिनिस्ट लीडरशिप में, जेंडर सेंसिटाइजेशन, सेक्सुअलिटी, इस तरह का पर्सपेक्टिव बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा चर्चाएं होते हैं। और उसी में ही हमारा स्ट्रैटेजीज हो, जो करना है वो करना, निर्णय लेते हो, इसी डिस्कशन से आते हैं। तो ये करना था। और वापस और क्वेश्चन है। हाँ स्वागता जी प्लीज। तो थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मुझे ये भी लगा कि संगठन हमें शहरों में भी चाहिए। जैसे हम देखते हैं पॉक्सो के केसेस में हम काम करते हैं, तो जब हम पुलिस के पास जाते हैं वो रजिस्ट्रेशन कभी भी आसान नहीं होता है। और अब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट पर्सन की, कैसे उसे एक सिस्टम में हम लाएं। लेकिन अगर हम सोचे बिना कम्युनिटी के सपोर्ट के कोई भी न्याय का जो सिस्टम है वो अकेला एक व्यक्ति नहीं, उसका बोझ उन पर नहीं हो सकता। ये सिस्टम कभी किसी विक्टिम के साथ मिलके काम करने की उनकी मंशा होती नहीं है। तो मेरे कुछ सवाल थे ये कि आप क्या देख रहे हैं कम्युनिटी में, ज्यादातर लोग क्या पंचायत के पास ही जाना चाहते हैं या वो हमारे फॉर्मल लीगल सिस्टम में आना चाहते हैं? और आपका क्या मतलब, जब हम माइंडसेट्स की बात करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं पर्सपेक्टिव बिल्डिंग पे आपका बहुत काम हो रहा है, तो बायसेस किस तरह के आप देखते हैं जब आप पुलिस के साथ काम करते हैं और जब अपनी कम्युनिटी में आप काम करते हैं? कुछ डिफरेंस दिखता है आपको या आपको लगता है एक ही है जो बड़ा जो माइंडसेट है औरतों के खिलाफ? और तीसरा, न्याय की क्या परिभाषा है? आप क्या देख रहे हैं जब आप इतनी सारे औरतों के साथ बैठ के बात करते हैं, तो उनके लिए न्याय शब्द का
मतलब क्या है, उस पे अगर आप थोड़ा बता सकते हैं। नीलू जी, टीना जी, अनिता जी, कोई भी। टीना, नीलू, अगर आप लोग कुछ ठीक है, थैंक यू आपके सवाल के लिए। तो थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि न्याय से तो समझते हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं बनी हुई है समुदाय में या प्रशासनिक ढांचे में, तो ये एक ऐसा इलाका ना, पूरा पिछड़ा हुआ इलाका है और पूरा एक आदिवासी समुदाय है यहाँ पर। और यहाँ पे देखे तो मतलब हर मुद्दे, मतलब हर योजना, महिलाओं के साथ में जो योजनाएं है या सरकार की योजनाएं है, तो हर चीज से यहाँ पे वंचित है समुदाय, है ना। तो कई बार हम लोग उस चीज को समझने में भी हमें बहुत वक्त लग गया है ना। तो न्याय एक हमने जो समझा, हमारी टीम, हमारे संघ के लीडरों ने, कि हम महिलाएं क्या चाहती है ना, महिला का क्या पक्ष है, वो किस तरीके से अपने न्याय को देखती है। तो कई बार हमारा शुरू शुरू में हमें भी इन मुद्दों पे इतनी समझ नहीं थी, तो एक समाज से निकली हुई जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, तो कई बार वो हमें भी ऐसा लगता था कि हाँ, आपके 2 बच्चे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हमारी टीम, हमारी लीडर्स इतनी मजबूत है कि सही गलत क्या है उसका निर्णय अच्छे से कर पाती है, उनको समझा पाती है। और अच्छा है कि आज हम उस महिला को सुनते हैं, वो क्या चाहती है ना, वो किस तरह का न्याय चाहती है। वो अपने घर वापस जाना चाहती है या हमेशा के लिए उससे अलग होना चाहती है। वो कानूनी प्रक्रिया में जाकर के कोर्ट केस करना चाहती है या एफआईआर करना चाहती है, परिवाद करना चाहती है, वो उसका एक पक्ष है। अगर वो पक्ष है, उसने रखा है नहीं मैडम आप मेरे लिए इस तरह की मदद करो, तो उसका जो पक्ष है उसी आधार पे हम उसको सपोर्ट कर पाते हैं। और कई बार महिलाएं कहती है कि मैडम हमें, मेरे परिवार को आप समझा दोगे तो शायद सब चीजें ठीक हो जाएगी, है ना। थोड़ा बहुत आप उनको आप कानून की भाषा में बात करोगे, आप थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज से बात करोगे, तो शायद मेरे परिवार में जो परेशानियां हैं मैं हमेशा से झेलती आ रही हूँ, वो चीजें ठीक हो जाएगी। तो हमारा जो एक उसका हम उसी को मैं तो उसी को मानती हूँ कि न्याय वही है। अगर महिला ने बोला, उसने जैसा कहा, ऐसा अगर हम कर पाए, उसको सपोर्ट कर पाए हैं, तो एक न्याय है। लेकिन जैसे एक सवाल पहले भी था ना कि अभी क्या है, हम कैसे देख रहे हैं उस चीज को, कि अभी क्या प्रोसेस है। महिला ज्यादातर समाज में बनी व्यवस्थाओं में जाती है या न्याय प्रक्रिया में भी आती है। तो हमारा इन 8 सालों में काम का जो विस्तार है, काम का जो लोगों तक पहुंच है ना, लोगों ने जो सुना है, महिलाएं जो हमारे संघ से जुड़ गई है, तो हमें अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 800 के आसपास का आंकड़ा होगा महिलाओं के मामलों का, और लगभग उसमें से हम 400 के आसपास केस ऐसे हैं जो परिवाद हो गए हमारे थाने में। भले वो एफआईआर नहीं हुई, कानूनी प्रक्रिया में नहीं गई, लेकिन एक 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 कदम आगे तो आ गई महिला, आके उसने थाने में आके कम से कम उसने परिवाद तो दिया। एक पुलिस का जो डर है वो उसको दिखाने की कोशिश करी, वो शायद कहीं कहीं हमारे संघ और हमारी काउंसलर्स की मेहनत से वो महिलाएं आ पाई है। और अपनी एक डर होता है ना, पुलिस से भी कई बार महिला बहुत डरती है, बात नहीं कर पाती उनके साथ में, लेकिन एक जो अपने आप को कैसे वहां रख पा रही है, आ रही है, अपने अपना पक्ष रख पा रही है वहां पे, तो वो एक अच्छा है हमारे लिए कि कम से कम महिलाएं आ रही है, मदद तो ले रही है वहां पे। और एफआईआर भी हुई होगी, मतलब 60-70 के आसपास हमारे पास ऐसे केस होंगे जिसमें एफआईआर हुई। पॉक्सो के केस जो भी हमारे पास आए हैं वो कानूनी प्रक्रिया में गए गए, क्योंकि उस पे हमारे सर का एक प्रेशर बना रहा है। क्योंकि पॉक्सो में हम लोग नहीं सोच सकते हैं आगे पीछे, और उसको इतना ढीला भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो कई बार हमारे पास जो भी केस आए हैं वो बहुत गंभीर केस आए और उसने अच्छे से पैरवी करी। तो उस तरीके से एक हमारे संघ का, हमारी टीम का एक सपोर्ट रहा है महिलाओं के लिए। इसमें और मंजू जी और कीर्तन आप भी कुछ जोड़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा, हाँ नीलू जी आप बता दो थोड़ा कि हाँ कितना परसेंटेज जो इनफॉर्मल में जाने चाहते हैं और फॉर्मल में जाना चाहते हैं। तो ज्यादातर जब हमारी काउंसलिंग रहती है इस तरीके के मामलों में, तो जो घरेलू हिंसा वाले विवाद आते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा, लड़ाई झगड़ा वाला है, या
मैं शादी के बाद में फिर वाले इस टाइप के जो केसेस आते हैं, तो हमारे साथी उनका परामर्श करते हैं, फैमिली के साथ में भी परामर्श करते हैं, और उसमें फिर ज्यादातर है हमारी तरफ से कोई डिसीजन उनके ऊपर नहीं थोपा जाता है कि आप ये कर लो। हम सिर्फ उनको ऑप्शन विकल्प बताते हैं कि आपके पास ये विकल्प है। अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उस समय, तो जो विकल्प उसको अच्छा लगता है, तो हमारा भी वही रहता है कि हम उसे जो वो चाह रही है हम उसको वो दिलवा पाए। और इसके साथ में एक चीज आपकी तरफ से और ये आया था कि जो बायस क्या है, कि क्या क्या चीजें आती है, तो ज्यादातर जो मानसिकता यही रहती है कि मतलब मैं चाहे लीगली सेवा में चली जाऊंगी, कानूनी शरण में ले लूंगी, लेकिन जब तक मेरा जो कम्युनिटी के जो भांजड़िया है वो लोग उस पर ठप्पा नहीं लगाएंगे, तब तक मैं सुरक्षित नहीं हूँ। इस तरीके की धारणाएं रहती हैं। तो उसमें भी हमारी काफी काउंसलिंग रहती है, उनके साथ में बातचीत करते हैं। जैसे अनीता जी ने भी बताया था कि अभी हम जो युवा पीढ़ियों को के साथ में हम ज्यादातर उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ में जेंडर के जो सेशन लेते हैं, तो हमारा एक कहीं न कहीं हमारा जो एक लक्ष्य भी यही है कि जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है जो भांजड़िया में इंटरेस्ट रखती है, तो उनके साथ हमारा ये जुड़ाव हो और वो महिलाओं के साथ में जो न्याय, उनके हक अधिकार के लिए वो न्याय ले सके और ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर वो आगे आए, तो उनका जुड़ाव हमारे साथ रह रहा है। तो अभी जो महिलाएं हैं, अभी हमारे पूरे हम लोग बॉर्डर इलाके के 6 थानों में हम काम करें, तो हमारे पास में 850 के समथिंग जो अलग अलग केसेस आए हैं, जिसमें घरेलू हिंसा भी है, अपहरण के भी है, रेप के भी है, पोक्सो वाले भी हैं। तो उनमें पहले की अपेक्षा अगर देखें, महिलाएं आती नहीं थी, अपनी बात को रखते नहीं थे। पोक्सो वाले मामले में इवन पुलिस के ये स्टेटमेंट थे कि ये तो आप इनके रजामंदी से हुआ है और आप आपस में निपटा लो इनको, और सीएलजी बुला के, वो सीएलजी मतलब भांजड़ियों को बुला के और आपस में ही वो सुलझाड़ा करवा देते। लेकिन जैसे ही हमारा महिला मजदूर संघ वहां पे एक्टिव हुआ, थाने में काउंसलर बैठने लगे, तो वो एकदम सतर्क हो गए कि अगर नाबालिग का कोई केस आया है तो मतलब हमको तुरंत एक्शन लेना है, या महिलाओं से संबंधित भी कोई केसेस आया है और हमारे काउंसलर या हमारी न्याय कमेटी को पता चल गया है, तो वो उस पर तुरंत कार्रवाई करने लगे हैं। इन 6 थानों में थोड़ा एक्शन मोड में वो लोग आए हैं। और दूसरा, वहां पर जो महिला कांस्टेबल भी है, तो उन लोगों में भी एक हिम्मत आई है हमारे साथियों के वहां पे बैठने पे कि हमारे काउंसलर टीम को बोलते हैं, दीदी हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, या वो उनके हक अधिकार के जो महिला कांस्टेबल, उसके पास एक अलग ही पावर है, लेकिन वो उनके सीनियर के साथ में या उनके स्टाफ के साथ में वो शेयर नहीं कर सकते। तो वो आके उनके मुद्दे जो है हमारे साथी को बताते हैं कि हमको भी इस तरीके का प्रॉब्लम है, तो आप हमारी भी बात रखो। तो हमारे साथी उनके स्टाफ जो एसएचओ हैं उनके सामने, सीनियर्स के सामने वो वहाँ की बात रखते हैं। तो इस तरीके से अभी हमारा जो है ये बहुत ही सशक्त रूप से हमारा महिला मजदूर संघ चल रहा है। तो हर एक स्तर पे, चाहे प्रशासनिक लेवल हो, चाहे पीआरआई हो, चाहे मतलब ग्राम पंचायत के इश्यूज में भी हमारा जो महिला मजदूर संघ उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करता है और पहल पैरवी का काम करता है। जैसे नीलू जी ने बोला, इवन विमेन कांस्टेबल्स भी पुलिस थाने में संगठन का एडवोकेसी के बाद ही आया। उसके पहले इस तरह का केसों में भी कोई सपोर्ट करने वाला बाहर से एक्सटर्नली भी जो कोई महिला साथी नहीं होते थे, और पुलिस थाने में भी कोई महिला कांस्टेबल्स नहीं होते थे। अभी सारे थानों में महिला, एटलीस्ट 1 या 2 महिला कांस्टेबल्स है इस तरह का केसों में सपोर्ट करने के लिए। जैसे आपने जैसे स्वागता जी ने पूछा, अथॉरिटीज को सेंसिटाइज करने में या उनके जो रिस्पॉन्स, जैसे नीलू जी और टीना जी ने बताया किस तरह का रिस्पॉन्स हुआ था, उसमें हमने काफी चेंजेस देखा है 3 साल में। तो बहुत उसमें भी संगठन का ये प्रयास रहा है कि थोड़ा शुरू करने के बाद हमें पता चला कि
इनके साथ भी इस तरह का चर्चाओं का या कॉन्वर्सेशन का जरूरत लगा। तो हम साल में बहुत बार ऐसे रेगुलरली हम पुलिस ऑफिसर्स जो है, मेन ऑफिसर्स जो है ये थानों के, और CWC का स्टाफ है, वन स्टॉप सेंटर्स का स्टाफ है, उन लोगों के साथ भी हम इस तरह का सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स या इस तरह का चर्चाएं करते हैं। क्योंकि और इसके बाद हम 3 साल के बाद हम देख रहा तो काफी चेंजेस ये ऑफिसर्स का व्यवहार में हम देख सकते हैं। इवन बात करने का तरीका है ना, इवन पॉलिटिकल करेक्टनेस मन में नहीं होंगी, लेकिन इतना तो पुलिस एडिट करते हैं जब बात करने में से कि ये तो इसके सामने नहीं बोल सकते हैं, तो अच्छे नहीं बोले तो बुरा नहीं बोलते हैं अभी। इतना चेंज हुआ है अथॉरिटीज, तो वो एक है। और दायरा का तो टीना जी ने बता दे दिया। और आई थिंक ज्यादातर केसेसों में हमें ये चैलेंज आते हैं कि इनफॉर्मल सिस्टम जो है वांजेडिया, विमेन आर प्रेशर टू लाइक, ये चॉइस है लेकिन चॉइस नहीं वो है। क्योंकि जब व्हेन इन ग्रेव केसेस भी महिलाएं जो कानूनी व्यवस्था चुनते हैं और महिला हेल्प डेस्क हो या पुलिस में दर्ज करा रहा हो, उनको वापस वो गांव में ही जाना है, तो गांव में पावर ज्यादा वांजेडिया का है। तो वुमेन का सेफ्टी इज वेरी मच अफेक्टेड व्हेन दे गो बैक आफ्टर प्रोसीडिंग इन, ये कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद तुम इधर क्यों नहीं आया और सीधा उधर क्यों गया करके। तो देर आर इंस्टेंसेस वेयर वुमेन हमेशा के लिए गांव छोड़ के जाना भी पड़ा है, क्योंकि दे अप्रोच द फॉर्मल सिस्टम। दैट इज व्हाई हमें कम्युनिटी पोलिसिंग जैसे फॉर्मल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सेंसिटाइज करने जैसा, अप्रोचेबल करने जैसा प्रोग्राम होते हुए भी संगठन का ये न्याय समिति या ये न्याय कमेटी जो वांजेडियो में शामिल होने का जरूरत हमें इसलिए लगा, क्योंकि गांव में भी ये जो पावर डायनामिक्स है, जस्टिस एक्सेस करने का ये जो दिक्कत है, उसमें शामिल होना, उसमें सपोर्ट जैसे रहना महिलाओं के लिए, ये बहुत जरूरत लगा था। तो अभी दिस इज स्टिल अ चैलेंज फॉर द संगठन की महिलाएं अभी भी काउंसलिंग या जो भी सेंसिटाइजेशन के बाद भी देयर आर केसेस वेयर वुमेन आर फोर्स्ड टू चूज अदरवाइज कि इसमें जा सकते हैं। Yes, Anandita, sorry. Go ahead. मुझे ये पूछना था कि आपके इलाके में बाल विवाह के केसेस भी आते हैं क्या, और अगर वो आते हैं तो वो बाल विवाह की वजह से आते हैं या कोई दूसरी वजह जैसे घरेलू हिंसा की वजह से आते हैं, ये पूछ। टीना जी। हेलो। हाँ, तो अभी जो हम लोग जो किशोरियों की शादियां होती है, तो ज्यादातर हमारे पास में कोई इस तरीके से लड़की का या आसपास से ऐसे कोई खबर नहीं देता है कि मेरी कम उम्र में शादी हो रही है तो मेरी शादी रुकवाओ या ये करवाओ, बंद करवाओ, ये नहीं होता है। इस तरीके से नहीं। अभी फिलहाल हमारे पास ऐसे 2-3 केस आए हैं, लेकिन केस आते हैं घरेलू हिंसा की तरह ही हमको देखने को मिलता है। लड़कियों के साथ में उनकी कम उम्र में शादी हो गई है, 16-17 साल की उम्र में हो गई है, और उस उम्र में कई बार लड़कियों के बच्चे भी हो जाते हैं 16-17 साल की उम्र में, और बच्चा भी हो गया उसके बाद भी वो 17 साल की है अभी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस आए हैं लड़कियों के, और उन्होंने हमारे पास आके लिखवाया है, क्योंकि कम उम्र में शादी लड़कियों को बहुत प्रभावित करती है। और सबसे ज्यादा जो हमारे पास अभी जो केस है वो उसी तरह के जो अभी हम लोग जो बता रहे हैं 800-850 जो केस है, अगर उसमें हम रेशो देखेंगे महिलाओं की उम्र का, है ना, तो वो बहुत कम उम्र की महिलाएं हैं। उन केसों में 20 से 25 साल की ज्यादातर महिलाओं के हमको केस देखने को मिलेंगे, और उन केसों में उनके साथ में कई तरीके की हिंसाएं हुई है, परिवार से हुई है, समुदाय से हुई है, बाहर गई तो वहां पे मालिक ठेकेदारों से हुई है। उनके साथ में जो भी हो रहा है वो उस उम्र की लड़की और महिलाओं के साथ में हो रहा है।
तो ऐसे सीधा नहीं आता है केस पर, वो हम समझ पा रहे हैं कि ये जो असर है ना, वो बाल विवाह का ही असर है। कम उम्र में जब लड़कियों की शादी हो जाती है और उनको फिर वो कैसे उनके जीवन को प्रभावित करती है। तो अभी हमारा एक छोटा कार्यक्रम भी चलता है, किशोरी कार्यक्रम, और 5 पंचायतों में। हमारा मेन मकसद ही यही है कि हम एक कदम आगे आकर के फिर हम लड़कियों को किस तरीके से काउंसलिंग करें इन सारे मुद्दों को लेकर के। तो ये हमारा एक उद्देश्य भी उसके साथ जुड़ा है हमारे संघ के साथ में। तो हम देखते हैं अभी स्पेशली। रिसेंट, हाँ टीना, मैं एक चीज जोड़ना चाह रही हूँ। रिसेंटली कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आ रहे हैं कि लड़कियां जब माइग्रेंट कर के काम के लिए जाती हैं तो जब कंसेंशुअली रिलेशन होते हैं और शादी मतलब उन्होंने साथ रहने का फैसला हो जाता है, तो बहुत बार इस डर से, या बच्चे शादी कर लेंगे इस डर की वजह से लोग बाल विवाह कर रहे हैं। तो अभी कुछ समय से काफी केसेस आ रहे हैं। हमारी जो लड़कियों के साथ प्रोग्राम है और 300 लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो लगातार हम उनके साथ अलग अलग तरह के सेशन करते हैं। तो रिसेंटली लड़कियां अब खुद कहने लगी है कि मेरे माता पिता शादी इसलिए करवाना चाहते क्योंकि मेरी 2 जो बहनें हैं मुझसे बड़ी, या जिसकी भी बड़ी बहन है, वो अपने मर्जी से शादी कर ली, तो मेरी 13 साल में ही शादी करने जा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ रीजन सामने आ रहे हैं कि कैसे वो अलग अलग तरह से चॉइस से शादी हो रही है, या लड़के लड़की अपने पसंद से जा रहे हैं। तो फिर बाल विवाह एक मोटा रीजन इस तरह से भी बन रहा है। और ट्राइबल एरिया में एक एक्सेप्शन वो भी है ना, एक्सेप्शन की अगर उम्र नहीं देखा, अगर वो साथ में चले गए तो फिर एन केन शादी करा लेते हैं। बट अभी कुछ चीजें ऐसी शिफ्ट हो रही है जो अलग अलग तरीकों से हमें ये भी नजर आ रहा है। इसमें थोड़ा अथॉरिटीज को इंक्लूड करने का भी हमने एफर्ट लिया, लेकिन अंत में हम लास्ट 2 महीनों में ये देख रहा है, इवन ये CWC या उस तरह का जिसका जिम्मेदारी है प्रोटेक्शन ऑफिसर या इस तरह का जो डिपार्टमेंट है जिम्मेदारी है, उसका व्यक्ति भी ज्यादातर हमारे एरिया से या कम्युनिटी से ही होते हैं। और इसमें भी बांझड़ियों का थोड़ा असर भी हम देख रहा है कि ऐसे रिसेंटली एक केस है जिसमें 14 साल की लड़की का शादी रिपोर्ट किया था, और वो जाके फिर बाद में फॉलो अप किया तो बताया कि अधिकारी आके लिखा पढ़ी करके चले गए। लिखा पढ़ी क्या है वो देख रहा तो वो पैसे का लेन देन है। तो इसमें कैसे ये आ रहा है, ये भी एक्सप्लोर करने का एक पार्ट है हमारे लिए, लेकिन ये भी अभी आगे नजर आ रहा है। शायद समय हो। थैंक यू। आनंदिता, आपको कोई फॉलो अप क्वेश्चन है इसके बारे में? हाँ, मुझे लग रहा था कि अगर वो फॉर्मल जस्टिस सिस्टम में जाएं तो उनका पॉक्सो का केस लग सकता है अगर बाल विवाह हुआ है, और उनको शायद वो नहीं चाहिए हो, पर कुछ और अगर घरेलू हिंसा हो रहा है तो उसका कुछ समाधान चाहिए होगा। तो अगर वो पंचायत के सामने आते हैं तो बिना पॉक्सो केस के उनका प्रॉब्लम शायद कुछ ऐसा लगता है आपको कि वो वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अब, क्योंकि वो पॉक्सो का डर नहीं है उतना अगर वो फॉर्मल जस्टिस सिस्टम में ना जाए। ये दोनों तरह से भी होते हैं, जैसे कि जैसे मंजू जी बोल रहा था ना, ये केस एक ये इनफॉर्मल जस्टिस जो सिस्टम है बांझड़ी में पैसा ज्यादा मिलने का या पैसे का नेगोशिएशन में ज्यादा मिलने का, जैसे अभी तक बांझड़ी के बारे में बोल रहा है, इसमें वकीलों भी शामिल है, लोकली जो वकील हैं वो भी शामिल है। नेगोशिएशन का भी एक पार्ट ये होता है कि आपने ये पैसा नहीं दिया तो ये दायरा में, ये कानून के अंदर आप अंदर जाएगा तो आपको इतना और पैसा देना पड़ेगा। तो पोक्सो इज ऑल्सो यूज लाइक दैट, वो भी होते हैं। नहीं है तो जैसे आपने बताया कि मनपसंद शादी किया है, कंसेंशुअल है, इंटेंशन नहीं है, उस तरह का भी होते हैं, लेकिन वो कम है। ये मोस्टली ये एक नेगोशिएशन का टूल जैसे यूज करते हैं पोक्सो। थैंक यू कीर्तना जी। अभी तो 6 बज रहा है, हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन
जाने के पहले कीर्तना जी, अगर आप एक बार बता सके कि इतना आपने काम किया है पिछले 6-8, अब 2014 से हो तो अब 10 साल से ऊपर, आपको अपने काम में अब किस तरह का जरूरत है, और हम जो अभी यहाँ आए हैं हम आपको किस चीज में आपकी मदद कर सकते हैं? कोई ऐसा चीज है जो आपको कानून से या काउंसलिंग से या कोई ऐसी चीज है जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, या हम ऐसे सोच सके कि आपको उन लोगों से मुलाकात कराए जो आपकी मदद कर सकते हैं? अगर कुछ ऐसा होगा तो बता दीजिए और फिर हम क्लोज कर लेंगे। कितना आप म्यूट पे हो? हाँ, तो मेजरली हमें कहाँ दिक्कत आते हैं, वो विमेन हेल्प डेस्क हो या संगठन का न्याय कमेटी का ये वाले केसेसों में, कि हमेशा हर केस अलग अलग होते हैं, और हमारा कानूनी जो लिटरेसी है वो जितना तक सीमित है, जितना हमें एक वर्कशॉप में, एक ट्रेनिंग में या अलग अलग केसेस करते हुए एक्सपीरियंस जो है ना, तो फील्ड में एक दिन तो बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, तो हर केसेस में एडवाइस करना या कंसल्ट करना या एक दूसरे को कॉल करके करना हमें बहुत मुश्किल वाला काम है। तो हमेशा हम कुछ ना कुछ वकीलों जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है या उदयपुर में है या हम है, ऐसे हम कुछ ना कुछ गंभीर वाले केसेसों में तुरंत सपोर्ट कर पाती हूँ, लेकिन संगठन के पास बहुत ज्यादा केसेस डोमेस्टिक वायलेंस का स्पेशली रोज बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, जिसमें उनको ऐसे तुरंत, ऐसे नहीं है कि एक दिन के लिए या 1-2 घंटे के लिए नहीं, लेकिन लगातार इस तरह का जब केस आता है, मैं किसको पूछूं, मैं किससे पूछ के डाउट क्लैरिफाई करूं, ऐसे हमें बहुत जरूरत पड़ते हैं कि किससे कनेक्ट करूं जल्दी की। ये अलग अलग पार्ट, कानून भी अलग अलग होंगे, हमेशा घरेलू हिंसा में ही नहीं होंगे, अलग अलग चीजें होंगे। तो इसमें अभी पुलिस के पास में किस चीज को लेके बोलूं, या वांचुटिया में जाके ये नेगोशिएशन प्रोसेस में मैं किस पॉइंट उठाऊं, और क्या एक्स्ट्रा कुछ नया विकल्प है क्या महिला के साथ, इस तरह का अपडेटेड जानकारी हो केसेस। आई मीन लगातार केसेस में कंसल्टेशन का बहुत जरूरत हमें गैप जैसे लगते हैं। एक तो ये है, मैं सारे एक साथ बोलते हैं, हाँ, तो सर्वाइवर्स के साथ जो हमेशा ये बहुत ट्रॉमेटाइज होते हैं व्हेन विमेन अप्रोचेस, तो हमारे पास मेंटल हेल्थ का रिसोर्सेज इन द डिस्ट्रिक्ट इवन बहुत मुश्किल है टू अप्रोच। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जैसे जन साहस है एमपी में, तो उन लोगों का ऑनलाइन हमें महिलाओं से बात करवाते हैं। तो उस तरह का और भी कोई व्यक्तियां, डॉक्टर्स या संस्थाएं जो उस तरह का ट्रॉमा काउंसलिंग या उस तरह का केयर ऑनलाइन भी दे तो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे महिलाओं के लिए। ये एक दो चीज और हमको जब स्ट्रगल आता है कि इनफॉर्मल जस्टिस जब हमारी न्याय कमेटी बैठती है, तो एक तो जो पुरुषों का भांगड़ा होता है उसमें मॉनेटरी बेनिफिट है ना, उसका कोई दायरा नहीं है। हर केस में वो देखते नहीं है कि महिलाओं को कितना लॉस हो रहा है, उसको कितना पैसा उसके पास जाना चाहिए। तो हमारे पास जब टीम बैठती, तो टीम और हमारा जो न्याय कमेटी है उसको थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि किस तरह का महिलाओं को आगे, जैसे अगर वो भरण पोषण और लीगल में नहीं जा रही है, अगर सेपरेशन होना चाह रही है या उसके साथ कितना अलग तरह का ट्रोमेटाइज हुआ है, तो उसका एक मॉनिटरिंग बेनिफिट कैलकुलेशन भी कैसे करे वो, तो एक वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। दूसरा, हम सोच रहे कि हमारी टीम इतने रिस्क काम करती है और कम्युनिटी में है, तो उनकी सेफ्टी पॉलिसी क्या हो सकती है, किस तरह से वो ध्यान रखें, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करें। तो हम सोचते हैं कि टीम और कमेटी के लिए किस तरह की सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए, वो हमें नीड है। एंड फाइनली एक कि जो सर्वाइवर है, जिन्होंने अपना स्ट्रगल किया है, वो कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहती है या लीडरशिप में जाना चाहती है, तो उनको सपोर्ट और कैसे स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सकते हैं।
तो हमें वो भी सपोर्ट, हमने कुछ कोशिशें की है, अभी शुरुआती है, बट हम और इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये हम कुछ सोच रहे थे कि हमें हमारे काम में सपोर्ट मिल सके। इसमें कोई जुड़े हो या आपको, आप लोगों से किसी को इस तरह का सपोर्ट मिलने वाला लोग या ऑर्गेनाइजेशन पता हो, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ यू कुड कनेक्ट देम विद अस। थैंक यू कीर्तना। मंजू जी, नहीं हम ध्यान में तो रखेंगे। अभी शायद लोग को पता टॉप ऑफ द माइंड पे होगा कि नहीं, पर हम ध्यान रख के सोचेंगे इस पे हम कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपके काम में। थैंक यू सबको, आपको और संगठन से सबको आज ज्वाइन करने के लिए और सबको इतने अच्छे से बताने के लिए कि क्या आपका जर्नी रहा है और क्या क्या काम आप कर रहे हैं। बहुत इंस्पायरिंग था आपका स्टोरी मेरे लिए और मुझे लगता है सबके लिए। थैंक यू। थैंक यू आप सभी पूरी टीम को, बहुत ही पेशेंस से सबने सुना और हमें होप है कि हम किसी न किसी तरह से हम आप लोगों से कनेक्ट करेंगे और हमारा संगठन सब रेडी है। एकदम एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू। बाय। जिंदाबाद। 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 जुड़े रहना, सभी को जिंदाबाद।